भारतीय संविधान के अध्ययन के क्रम में हम आगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आज डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं, जिसका नाम है संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में हम लोग बात करेंगे कि संविधान की प्रस्तावना क्या है। देखिए, सबसे पहले हम कोई भी चीज़ पढ़ें तो हमें उसका मतलब जान लेना चाहिए कि उस चीज़ का शाब्दिक अर्थ क्या है। जो शब्द, विशेष शब्द आया है, कीवर्ड जो आया है, उसका अर्थ क्या है। हमने पढ़ना है प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना क्या है? तो संविधान की प्रस्तावना क्या है? ये एक संविधान का सार होता है, जिसमें संविधान का परिचय, संविधान की भूमिका और संविधान एक ओवरऑल संविधान का एक, हम यूं कहें कि संविधान का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। पर समझ में आई आपको? तो सबसे पहले अमेरिका के संविधान में अमेरिका वालों ने प्रस्तावना को अपने संविधान के अंतर्गत जोड़ा था। उसके बाद में बहुत सारे देशों ने प्रस्तावना को अपने संविधान के अंतर्गत समाहित कर लिया। तो जो हमारा संविधान है, भारत देश का जो संविधान है, उस संविधान में भी प्रस्तावना है। तो प्रस्तावना क्या है? जिसमें संविधान की भूमिका, संविधान का परिचय, संविधान का सार निहित हो। वो क्या है? एक टाइप का एक इंट्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है, तो वो क्या है? प्रस्तावना है। ठीक है, भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है वो मैं एक बार आपको रीड करके बता देता हूँ क्या क्या वर्ड लिखे हुए हैं यहाँ। लिखा हुआ है हम भारत के लोग। ठीक है, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और हमारी एक आधारभूत ज्ञान के हिसाब से भी, बेसिक नॉलेज के हिसाब से भी हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है आपको? लिखा हुआ है सबसे पहले हम भारत के लोग। ठीक है, इस वर्ड में बहुत बड़ी एक सच्चाई, बहुत बड़ी शक्ति छिपी हुई है। इस सब प्रस्तावना में जो ये लाइन लिखी हुई है यहाँ से यहाँ तक, हम भारत के लोग, जो ये लाइन यहाँ तक हमने पढ़ी, हम भारत के लोग, ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र को दर्शा रही है कि जो भारत के संविधान की जो ताकत है, भारत के संविधान की जो शक्ति है, वो हम लोग हैं। हम भारत के लोग हैं, उसी से संविधान है। अरे अगर हम ही नहीं होंगे तो संविधान किस काम का फिर? ठीक है, अगर हम हैं तो जहां है, सीधी सी बात है। अगर हम लोग हैं, जीवित हैं, तो ये दुनियादारी है, तो ये जहान है। तो भारत में जो संविधान में जो शक्ति है, जो भारत के संविधान में जो अधिकार है, वो कहाँ से प्राप्त हो रहा है? हम भारत के लोगों से, हमसे प्राप्त हो रहा है, आम जनता से प्राप्त हो रहा है, जितने भी भारत के लोग हैं उससे। ठीक है, तो भारत की जो संविधान की शक्ति है वो किस में निहित है? हम भारत के लोग में, यानी कि हमारे अंदर। ठीक है, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, कितने प्रकार के न्याय की बात हो रही है? 3 प्रकार के न्याय की बात, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, ये प्रस्तावना दिलवाने का काम करेगी। किसको? इसके नागरिकों को, भारत देश के नागरिकों को। ये संविधान का एक कर्तव्य है प्रस्तावना के अंतर्गत कि भारत के लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिलवाने का काम करे। और भारत को हम लोग, जो हम भारत के लोग हैं, वो भारत को कैसा देश बनाना चाह रहे हैं, कैसा राज्य बनाना चाह रहे हैं? एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, जो बिल्कुल आज़ाद हो, जिसके ऊपर किसी भी प्रकार की बाहरी या आंतरिक शक्ति का कोई दबाव ना हो, किसी भी प्रकार का बाह्य शक्ति का कोई हस्तक्षेप ना हो, हम अपने सारे डिसीजन खुद ले सकें। समाजवादी, जिसमें गरीब अमीर में कोई फर्क ना हो। ठीक है, सब लोग बराबर हो, सभी के अंदर समानता हो, सब बराबर हो। धर्मनिरपेक्ष, हमारा देश किसी धर्म को नहीं मानता, सारे धर्म बराबर हैं, सभी धर्मों का बराबर हम सम्मान करते हैं। लोकतांत्रिक, लोकतंत्र, लोगों का तंत्र, जिसमें अपनी जो सरकार होगी, सरकार को कौन चुनेगा? आम लोग चुनेंगे। ठीक है, जनता में निहित होगी सारी शक्तियां। गणराज्य, ठीक है, गणराज्य बनाना चाह रहे हैं। गणराज्य, गणतंत्र वर्ड का मैं मीनिंग बता देता हूँ, जिसका जो प्रमुख होगा, हमारे राष्ट्र का प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति। तो राष्ट्र का जो अध्यक्ष होगा, राष्ट्र का जो प्रमुख होगा, उसका चुनाव वंशानुगत ना होकर के उसको निर्वाचित किया जाएगा। किसके द्वारा? अप्रत्यक्ष रूप से देश की जनता के द्वारा ही। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। तो गणराज्य, गणतंत्र का मतलब आपको समझ में आया, जिसमें राष्ट्रपति का चुनाव जनता करेगी अप्रत्यक्ष रूप से, कोई वंशानुगत होगा। ठीक है, वंशानुगत नहीं होगा, सॉरी। ठीक है, वंशानुगत नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि एक बार एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति बन गए तो उनके बेटे
उनके फिर पोते, ऐसे जो उनके जो हैं उनकी ही पीढ़ी आगे राष्ट्रपति बन जाए, जैसा कि पहले राष्ट्रपति होते, ऐसा नहीं है। सामाजिक आर्थिक राजनीति क्या है? विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता। हम 5 प्रकार की स्वतंत्रता अपने नागरिकों को देंगे। 3 प्रकार का न्याय दिलाएंगे, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, और 5 प्रकार की हम क्या देंगे? स्वतंत्रता देंगे। कौन कौन सी? विचारों की, अपने विचार प्रकट कर सकता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वो किसी भी चीज को लिख करके, बोल करके, गाना गा करके किसी भी रूप में अपने विचारों का अभिव्यक्त कर सकता है। धर्म की, वो किसी भी धर्म को मान सकता है नागरिक, जो धर्म उसको अच्छा लगे। विश्वास, उसका जहाँ विश्वास है कर सकता है। उपासना, वो पूजा अर्चना अपने किसी भी धर्म के अनुसार कर सकता है, उसकी मर्जी है। इसकी स्वतंत्रता देंगे। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता या फिर समता, प्रतिष्ठा और अवसर की हम समता देंगे। ठीक है, सभी लोगों को बराबर प्रतिष्ठा पाने का अधिकार है, बराबर की इज्जत पाने का अधिकार है। सभी लोगों को बराबर के अवसर, चाहे वो नौकरी में हो, चाहे वो शिक्षा में हो, बराबर के अवसर हम देंगे। प्राप्त कराने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए, बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपने इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान सभा को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये थी आपकी संविधान की प्रस्तावना। अब इसमें कुछ खास बातें मैं आपको बता देता हूँ। इस प्रस्ताव में क्या संशोधन हुआ है? क्या ये प्रस्तावना मूल संविधान में इसी प्रकार की थी या इसमें कुछ बदलाव हुआ है? देखिए, इसमें बदलाव हुआ है। 3 शब्दों को मैं अंडरलाइन करके बता रहा हूँ जो इसमें नए जुड़े हुए हैं। एक, जो ये समाजवादी शब्द है, ये पहले प्रस्तावना के अंतर्गत नहीं था, इसको बाद में जोड़ा है। एक, धर्मनिरपेक्षता या आप यूं कह दो पंथ निरपेक्षता, ये भी बाद में जोड़ा गया है। एक, अखंडता जो शब्द है, ठीक है। तो कौन कौन सी? समाजवादी, एक धर्मनिरपेक्षता, ठीक है, और एक अखंडता। ये तीनों शब्द मूल संविधान में नहीं थे, इसको हमने बाद में जोड़ा है। कब जोड़ा है? हमने इसको 1976 में जोड़ा है, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। बात क्या जाती है? 3 शब्द प्रस्तावना में नहीं थे, हमने इसको बाद में जोड़ा है। कब जोड़ा है? कौन कौन से शब्द हैं? समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता, अखंडता। इसको हमने 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में हमने इसको प्रस्तावना में जोड़ा है। ठीक है। अभी इसमें जो शब्द आए हैं जैसे कि प्रभुत्व, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, लोकतांत्रिक गणराज्य, ये जो वर्ड आए हैं, इन वर्ड्स को हम लोग पढ़ते हैं, इनको हम बारी बारी से ये चीज़ को डिफाइन करने का प्रयास करते हैं। इतनी बात आपको समझ आई? जो ये बात इसमें लिखी हुई है सारी, आप इसका स्क्रीनशॉट दे सकते हैं इसमें। अब जो प्रस्तावना हमने अभी पढ़ी, व्हाइट बोर्ड पे जो लिखी हुई थी, वो प्रस्तावना इस प्रकार से लिखी हुई है। सब कुछ इस पेज में ये प्रस्तावना लिखी हुई है। तो इस प्रस्तावना में क्या है? हमने 4 पशुओं को इसमें अलंकृत किया है। ठीक है, जैसे प्रस्तावना यहाँ लिखी हुई है, हम भारत के लोग, ऐसे ऐसे प्रस्तावना लिखी हुई। ठीक है, तो इसमें यहाँ जो ये वाला कॉर्नर है, इस वाले कॉर्नर पे यहाँ एक फोटो बना हुआ है, एक तस्वीर बनी हुई है किसकी? हाथी की। इस वाले कॉर्नर पे घोड़े की, इस वाले कॉर्नर पे बैल की, और इस वाले कॉर्नर पे किसकी? शेर की। 4 पशुओं को भी हमने तस्वीरों के माध्यम से इस प्रस्तावना को, जो मुख्य पृष्ठ है, जो मुख्य पेज है, उस पर हमने अलंकृत किया हुआ है, सजाया हुआ है। ठीक है, इतनी बात समझ में? अब आप समझिए कि जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना के तत्व क्या हैं। ठीक है, इसके मूल तत्व क्या हैं? प्रस्तावना के मूल तत्व क्या हैं? हमने कहा इसके 4 मूल तत्व होते हैं। कितने मूल तत्व हैं प्रस्तावना के? 4 मूल तत्व।
बात क्लियर हुई आपको? प्रस्तावना के कितने मूल तत्व हुए? 4 मूल तत्व हैं, ठीक है। प्रस्तावना के 4 मूल तत्व हैं कौन कौन से? एक तो इसमें प्रस्तावना के अंतर्गत ये बताया हुआ है आपको कि 4 मूल तत्व हुए प्रस्तावना कि में जो संविधान है उसकी शक्ति का स्रोत क्या है, ठीक है। संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है, इसमें क्लियर है बात। उसके बाद में एक चीज में ये बताई हुई है कि भारत की प्रकृति कैसी होनी चाहिए, ठीक है। देखो, एक शक्ति का स्रोत, शक्ति का स्रोत, ठीक है। एक संविधान का उद्देश्य क्या होना चाहिए, ठीक है। संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है, संविधान का उद्देश्य क्या होना चाहिए, क्यों संविधान को हमने लागू किया है। एक जो संविधान के अंतर्गत हमने जो भारत देश की कल्पना की है, भारत देश जो बनाया है उसकी प्रकृति कैसी होनी चाहिए। एक संविधान की लागू होने की तिथि कि संविधान कब बन करके तैयार हो गया। देखो, संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है, हमने सबसे पहली लाइन पढ़ी थी प्रस्तावना में, हम भारत के लोग, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो इसमें जो हमने कही कि आम जनता, जो जनता है, इसमें लिखा था हम, अर्थात हम भारत के जो लोग हैं वो संविधान की शक्ति का स्रोत है। संविधान को शक्ति किससे मिल रही है, भारत की जनता से मिल रही है। दूसरी बात, संविधान का उद्देश्य क्या है, संविधान का उद्देश्य है कि वो नागरिकों को क्या दे, नागरिकों के लिए, नागरिकों को क्या दे, स्वतंत्रता दे। कितने प्रकार की स्वतंत्रता, 5 प्रकार की, ध्यान है आपको, धर्म की, उपासना की, विश्वास की, और धर्म की, उपासना की, विश्वास की, विचार की, अभिव्यक्ति की। वो न्याय दे, कितने प्रकार के न्याय, 3 प्रकार के न्याय। ऐसा भारत जो अखंड हो, ऐसा भारत जो संपूर्ण प्रभुत्व हो, उसके ऊपर किसी बाहरी शक्ति का कोई अधिकार ना हो, बाहरी शक्ति कोई हस्तक्षेप ना हो। ऐसा भारत जिसमें समाजवाद हो, जिसमें गरीब अमीर में कोई फर्क ना हो, ऐसे भारत की कल्पना की। ये उद्देश्य है, संविधान का उद्देश्य है कि हम लोग चाहते हैं कि ऐसा संविधान बनना चाहिए, ठीक है। ऐसे भारत की हम लोगों ने कल्पना की है। उसके बाद भारत की ये संविधान का उद्देश्य है कि भाई ऐसा होना चाहिए। भारत की प्रकृति कैसी होनी चाहिए, भारत की प्रकृति होनी चाहिए जिसमें प्रभुत्व होना चाहिए, भारत अखंड होना चाहिए, अखंडता होनी चाहिए, ठीक है। भारत के अंदर स्वतंत्रता होनी चाहिए, नागरिकों को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, ठीक है। भारत के अंदर समता होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए, ठीक है। ये बात क्लियर हुई। और लास्ट में तिथि कि हमने किस तिथि को संविधान को बंद करके जो संविधान जो तैयार हो गया, हमने किस दिन इसको देश को समर्पित कर दिया, अपना अंगीकृत कर लिया। 3 वर्ड आए थे उसमें, हमने अंगीकृत किया, ठीक है, आत्मार्पित किया था, तो वो आएगा 26 नवंबर 1949 को हमने बनकर तैयार कर दिया। ये संविधान की जो प्रस्तावना है उसके मूल तत्व है। बात क्लियर हुई? चलिए अब हम इसकी एक एक वर्ड को क्लियर करते हुए इसको पढ़ते हैं, ठीक है। देखो, सबसे पहले क्या लिखा था, सबसे पहले लिखा था हम भारत के लोग कि जो शक्ति है संविधान की, जो भारत की शक्ति का मूल स्रोत है वो क्या है, हम भारत के लोग, ठीक है। सबसे पहली बात ये है, सबसे पहली बात क्या है, हम भारत के लोग, अर्थात जो जनता है, जो जनता है, जनता के हाथ में सर्वोच्च शक्ति है, जनता ही अपना प्रतिनिधि चुनेगी, उससे सरकार बनेगी, लोकतंत्र बनेगा, ठीक है। इसका मतलब कहीं ना कहीं इस लाइन से हम इंडिकेट कर रहे हैं जनता के हाथों में शक्ति है। हमने पढ़ा था लोकतंत्र कैसा होता है, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता को चुना हुआ शासन। तो ये कहीं ना कहीं जो लोकतंत्र की बात कर रहा है। एक बात क्लियर कीजिए आपको। अगली बात देखिए, अगली बात क्या है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो इसमें वर्ड आया प्रभुत्व, जिसकी आपको डेफिनेशन पता करनी होगी, है ना।
संपूर्ण मतलब सारा, प्रभुत्व का मतलब जिस पर कोई बाहरी दबाव ना हो, मतलब कि पूरी तरीके से स्वतंत्र, पूरी तरह से स्वतंत्र। आजादी से पहले हम लोग गुलाम थे, कहीं ना कहीं हमारे ऊपर ब्रिटिश जो लोग थे उनका शासन था, तो हम उस समय प्रभुत्व नहीं थे, हमारे अंदर संप्रभुता हमारे पास नहीं थी। लेकिन जब हम संविधान बना रहे हैं तो भारत देश आज़ाद हो चुका है, अब हम ऐसा संविधान बनाएं जो भारत को प्रभुत्व, संप्रभुत्व की भावना से भारत को अलंकृत कर रहा है, मतलब कि भारत पूरी तरीके से आज़ाद है, ऐसा संविधान है हमारा, ऐसा भारत देश है हमारा। ठीक है, आगे क्या लिखा था? आगे इसमें लिखा था, मैं एक बार पढ़ देता हूँ उसमें, समाजवादी, संपूर्ण प्रभुत्व, उसके बाद क्या लिखा था? समाजवादी। इसका मतलब क्या है कि समाज में सभी लोग बराबर हैं, समाज में गरीब व अमीर सभी लोग बराबर हों। ठीक है, और जो ये शब्द है, आप जानते हैं इंदिरा गांधी की सरकार में नारा दिया गया था गरीबी हटाओ, तो गरीबी हटाएंगे तो कहीं ना कहीं वो चाह रही थी कि गरीब अमीर सब बराबर हो। ठीक है, केवल जो पैसे वाले लोग हैं उनका बोलबाला ना हो, उनका बोलबाला गरीब लोगों के ऊपर हावी ना हो, समाजवाद। और ये शब्द हमने 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा था। कब? 1976 में। सरकार किसकी थी? इंदिरा गांधी की सरकार थी उस समय, समाजवादी शब्द को। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष, क्या? धर्म निरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष मतलब राष्ट्र का कोई धर्म नहीं होगा, राष्ट्र का कोई धर्म नहीं होगा, बल्कि सभी धर्मों को बराबर आदर मिलेगा, बल्कि सभी धर्मों को सम्मान मिलना चाहिए। ये कहेंगे कि राष्ट्र का कोई धर्म नहीं होगा, राष्ट्र के लिए सभी धर्म, चाहे वो हिंदू धर्म है, चाहे वो मुस्लिम धर्म है, ईसाई है, बौद्ध है, जैन है, क्रिश्चियन, कुछ भी हो, सारे के सारे धर्म राज्य के लिए बराबर है। राज्य का मतलब मैं यहाँ देश से कर रहा हूँ, ठीक है, राज्य का मतलब मेरा हरियाणा, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश से नहीं है, राज्य का मतलब मैं भारत देश के लिए राज्य शब्द यूज कर रहा हूँ। संविधान में राज्य शब्द या राज्य क्षेत्र ऐसे शब्द बहुत सारी बार आएंगे, तो आप लोगों की बात क्लियर रखनी है। तो राज्य कैसा होना चाहिए? धर्मनिरपेक्ष, कि राष्ट्र का कुछ, जैसे पाकिस्तान में क्या है, पाकिस्तान एक इस्लामिक देश है, इस्लामिक राष्ट्र, उसने इस्लाम जो धर्म है उसको अपने ऊपर हावी कर लिया है। ये यूं कहें कि इस्लाम जो धर्म है वो राष्ट्र का धर्म है, पाकिस्तान देश का धर्म है वो, लेकिन हमारे जैसा कोई धर्म नहीं। हिंदू बहुत ज्यादा आबादी में यहाँ होने के बावजूद भी ये हिंदू राष्ट्र नहीं है। क्यों? क्योंकि भारत के संविधान लिखा हुआ है कि भारत का कोई धर्म नहीं होगा, बल्कि भारत क्या है? धर्मनिरपेक्ष, कि धर्म के मामले में निरपेक्ष है वो, उसे किसी विशेष धर्म के प्रति कोई लगाव नहीं है, उसके लिए सारे धर्म बराबर है। जबकि देखो, आप जब सभी आगे पढ़ेंगे तो एक बात मैं आपको बता दूं, आर्टिकल 25 क्या कहता है? भारतीय संविधान का आर्टिकल 25 ये कहता है कि भाई कोई भी धर्म मान सकते हो, धर्म की स्वतंत्रता है, धर्म को मानने की स्वतंत्रता, आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हो आप उस धर्म को मान सकते हो, ठीक है, उसके तौर तरीके आप अपना सकते हो, उसकी तरह आप पूजा पाठ कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, आपको आज़ादी, यू आर फ्री। ठीक है, तो ये बात हुई धर्मनिरपेक्षता की। हाँ, समाजवादी जो प्रकृति है वो हमें डीपीएसपी में आर्टिकल है 38, आर्टिकल 38, उसमें भी कहीं ना कहीं समाजवाद की बात हो रही है। जो डीपीएसपी है अपना, ठीक है, राज्य की नीति निर्देशक, वहां भी समाजवाद की बात हो रही है। चलिए उसके बाद में देखिए, आपको इतनी बात क्लियर हुई, आगे इसको कंटिन्यू करते हैं हम लोग। ये 3 शब्द आपको क्लियर हो गए होंगे। आगे क्या कहता है?
आगे लिखा हुआ लोकतांत्रिक। लोकतंत्र मतलब जनता द्वारा चुना हुआ सरकार। और हमारे यहाँ लोकतंत्र भी कैसा है, हमारे यहाँ संसदीय प्रतिनिधि लोकतंत्र है, क्योंकि हम जिन लोगों को प्रतिनिधि को चुनती है कौन, जनता। वो प्रतिनिधि कहाँ जाते हैं, संसद में। संसद से क्या होता है, पूरा सरकार बनती है, सारा सिस्टम देश के कानून बनते हैं, सब कुछ कंट्रोल जो हो रहा है वो संसद से हो रहा है। तो हमारे यहाँ लोकतंत्र भी कैसा है, जनता द्वारा चुना हुआ। लोकतंत्र का मतलब कि जनता ही चुन रही है, जनता को जो पसंद आ रही है उस पार्टी को वोट कर रही है, उस पार्टी की सरकार बन रही है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे समाजवादी, कोई भी पार्टी हो। ये जनता की मर्जी, जनता जिसको बहुमत देगी वही सरकार बनाएगी। ये लोकतंत्र है। हम अपना राजा, हमारे ऊपर शासन करने वाले, या हम अपनी सरकार को खुद चुन रहे हैं, तो ये लोकतंत्र है। ठीक है, लोकतांत्रिक। अगला शब्द लिखा हुआ है गणराज्य। ये प्रस्तावना में आए हुए शब्द हैं जिनको मैं डिफाइन कर करके बता रहा हूँ आपको। अगला शब्द क्या लिखा, गणराज्य। गणराज्य मतलब जो राष्ट्र का प्रमुख होगा, राष्ट्र का जो प्रमुख है या फिर राष्ट्र का अध्यक्ष है, वो क्या होगा, वो वंशानुगत नहीं होगा, वंशानुगत नहीं होगा। ठीक है, कैसा होगा, वो चुना जाएगा, चुना जाएगा। कब, प्रति 5 वर्ष, प्रति 5 वर्ष। अब मुझे बताइए किसके लिए इंडिकेशन हो रही है। बहुत सारे लोग समझ रहे होंगे शायद प्रधानमंत्री की बात हो रही है, नहीं, ये बात हो रही है राष्ट्रपति के लिए। आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति का उल्लेख है ना, आर्टिकल 52 लिखा हुआ दिस शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 52 में साफ लिखा हुआ है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्र का सबसे बड़ा जो अध्यक्ष है, राष्ट्र का जो सबसे बड़ा प्रमुख है, वो कौन है, राष्ट्रपति है। और वो राष्ट्रपति वंशानुगत नहीं होगा। ऐसा नहीं कि एक सपोज करो किसी की फैमिली में किसी के दादाजी राष्ट्रपति हैं, फिर उसके पिताजी राष्ट्रपति बन जाएंगे, फिर वो खुद, फिर उसके बच्चे। जैसे राजतंत्र में होता था कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, अब क्या होगा, चुना जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति क्या होगा, चुना जाएगा। तो ये गणतंत्र है, गणराज्य है। ये गणराज्य शब्द का, ये गणतंत्र शब्द का उल्लेख मैंने किया है यहाँ पे। इतनी बात क्लियर हुई आपको। आगे देखिए, आगे प्रस्तावना में क्या बात इसमें कह रहा है। आगे लिखा हुआ है, ये मेरे पास बुक है, मैं इसे प्रस्तावना पढ़ के आप लोगों को बता रहा हूँ। आगे लिखा हुआ है इसमें, जो देश के नागरिक हैं, जो देश के नागरिक हैं उसको हम 3 प्रकार के न्याय देंगे। 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख किया हुआ है। देश के नागरिकों के लिए हम लोग 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख कर रहे हैं। 3 प्रकार के न्याय, 3 प्रकार के न्याय होंगे। एक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। सामाजिक न्याय, समाज में न्याय देंगे। समाज में अगर उसके जाति के हिसाब से, उसके धर्म के हिसाब से, उसके रंग के हिसाब से, उसके लिंग के हिसाब से अगर उसके साथ भेदभाव हो रहा है तो उसको हम खत्म करेंगे, उसको सामाजिक न्याय देंगे हम, मतलब संविधान उसको दे। आर्थिक, उसके गरीब अमीर में कोई भेदभाव नहीं होगा, वहाँ ये समाजवाद की प्रकृति यहाँ कहीं ना कहीं झलक रही है, सभी लोग बराबर होंगे। आर्थिक। राजनीतिक, राजनीति में आने के लिए सभी लोग बराबर होंगे, सरकारी दफ्तर सभी के लिए खुले होंगे। ऐसा नहीं कि सरकारी दफ्तर में ऊंची जाति का ही लोग कोई जा सकता है, नीची जाति के नहीं जाएंगे, सभी के लिए बराबर राजनीतिक। ये न्याय का उल्लेख किया हुआ है, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक न्याय का उल्लेख। और ये आर्टिकल 38 में किसके अंदर, डीपीएसपी, डायरेक्टिव पॉलिसीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, राज्य के नीति निर्देश, वहां पर भी ये चीजें लिखी हुई हैं, सेम चीज। ठीक है, उसके बाद न्याय और फिर स्वतंत्रता का उल्लेख किया हुआ है। फिर वो स्वतंत्रता कितने प्रकार की, 5 प्रकार की स्वतंत्रता। ठीक है, एक स्वतंत्रता होगी विचार की स्वतंत्रता, भाई उसको विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता। एक है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता,
एक्सप्रेशन करना, एक्सप्रेस करना, उसके मन में जो भी विचार आ रहे हैं, जो भी सोच उसकी है उसको एक्सप्रेस करना, चाहे वो गा के करे, चाहे वो बोल के करे, चाहे वो लिख के करे, कैसे भी करे। एक धर्म की, एक विश्वास की, एक उपासना की। ठीक है, उसका विश्वास जिस चीज में है वो करे, जिस धर्म को मानना चाहता है। ये तो आर्टिकल 25 की इसी बात कहता है। आर्टिकल 25 में लिखा हुआ है ना कि आपको अपने धर्म के अनुरूप आचरण करने का अधिकार है। इसलिए हिंदू लोग माथे पर तिलक लगा सकते हैं, मुसलमान वो गोल जालीदार टोपी पहन सकते हैं, उनको अधिकार है अपने धर्म के अनुरूप, क्योंकि आर्टिकल 25 उसको इस बात की गारंटी दे रहा है कि यू आर फ्री, कि आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हो या जिस भी धर्म, जो भी धर्म आपको अच्छा लगता है उसके अनुरूप, उसके हिसाब से आप आचरण कर सकते हो, उसके हिसाब से आप व्यवहार कर सकते हो। ठीक है, आर्टिकल 25 कह रहे हैं इस बात को। और सेम प्रस्तावना में लिखा हुआ है कि जो भारत देश हम बनाएंगे या बनाने जा रहे हैं उसके लोगों को इतने प्रकार की स्वतंत्रता होगी, वो विचार प्रकट कर सकता है, अभिव्यक्त कर सकता है, धर्म किसी भी धर्म को जिसको उसको अच्छा लगता है उसको मान सकता है, विश्वास जिस भी चीज में उसका विश्वास है अपने विश्वास को वो रख सकता है, उपासना अपने हिसाब से वो पूजा अर्चना उपासना कर सकता है। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया हुआ है। कहाँ पर? ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख कहाँ किया हुआ है? भारत की संविधान की प्रस्तावना में, और ना केवल प्रस्तावना में बल्कि आर्टिकल 19 में भी 6 प्रकार की स्वतंत्रता हम पढ़ते हैं। आर्टिकल 19 है ना, आर्टिकल 19 में भी हम 6 प्रकार की स्वतंत्रता पढ़ते हैं। ठीक है, पढ़ेंगे हम आगे वो चीज। ठीक है, विचार अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता, बिना हथियारों के सम्मेलन या सभा करने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, देश में किसी भी जगह पर बसने की स्वतंत्रता, देश में किसी भी जगह पर निर्बाध रूप से घूमने फिरने की स्वतंत्रता, ये सारी चीजें इसमें, ये स्वतंत्रता का उल्लेख हुआ। उसके बाद में देखिए प्रतिष्ठा और अवसर की समता, समता की भी बात उसने की है। समता मतलब समानता, ठीक है, इक्वेलिटी। समता कितने? 2। ठीक है, एक प्रतिष्ठा और एक अवसर की समता। अवसर फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट जॉब लगना है तो आप ये नहीं कह सकते केवल पुरुष लगेंगे, केवल महिला लगेंगी, सभी को बराबर के अधिकार दिए हुए हैं। ठीक है, सभी को बराबर के अधिकार है। प्रतिष्ठा, हर आदमी को प्रतिष्ठा के साथ जीवन जीने का अधिकार है। आर्टिकल 21 जो है वो जीवन जीने का अधिकार देता है। और उसमें जो मेनका गांधी वाला एक केस आया था पासपोर्ट जब्त करने वाला, जब हम पढ़ेंगे तब डीपली पढ़ेंगे, उसमें बाकायदा संविधान के अंदर थोड़ा संशोधन किया गया। उसमें ये कहा गया कि ना केवल व्यक्ति को जीने का अधिकार है बल्कि उसको प्रतिष्ठा गरिमा के साथ जीने का अधिकार है। अवसर की समानता, अवसर सभी को बराबर के अवसर मिलेंगे। आर्टिकल 39 डीपीएसपी के अंतर्गत, आर्टिकल 39 क्या कहता है? 39 ये कह रहा है कि महिला हो या पुरुष हो सभी को बराबर के अवसर मिलेंगे, जितने वो काम करेंगे सबको बराबर की सैलरी मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि महिला है तो उसको 20,000 रुपये देंगे, पुरुष है तो 25,000 देंगे, पुरुष होने की वजह से उसको ज़्यादा हम सैलरी देंगे। सभी को बराबर। समता, समता इक्वलिटी की बात होगी, महिला पुरुष और किसी भी बेस पे। और आर्टिकल 15 क्या कहता है? धर्म जाति लिंग वचन मूल वंश के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। हम समता बनाएंगे, हम समानता देंगे, सभी नागरिकों को बराबर का अधिकार देंगे, सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान करेंगे। तो ये समता की बात हुई है किसके अंतर्गत? भारत संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत। तो आप देख पा रहे हैं ये चीजें हम मूल अधिकारों में, लेकिन अब हम थोड़ा थोड़ा कर करके हमने डीपीएसपी की भी यहाँ बात कर ली प्रस्तावना के अंतर्गत, हमने मूल अधिकारों की बात कर ली, आर्टिकल 14 की बात कर ली, आर्टिकल 19 की बात कर ली, आर्टिकल 21 की बात कर ली, 39 की बात कर ली। तो हम देख पा रहे हैं कि वो चीजें कहीं ना कहीं जो संविधान में विस्तृत रूप से दी हुई है वो उनका एक सार, उनको एक इंट्रोडक्टिव फॉर्म में, एक परिचय के रूप में यहाँ पर प्रस्तावना के अंतर्गत हम लोग इसका अध्ययन करते हैं, इसको हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है? समता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाला। अब शब्द जो आया है पढ़ने वाला,
देश की एकता व अखंडता। ये अखंडता शब्द वापस से आया है। इसको भी 42वें संविधान संशोधन द्वारा, जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था इंदिरा गांधी की सरकार के दौरान 1976 में, तब इसको अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। अखंडता मतलब कि भारत एक है, भारत की एकता। जो भारत है उसमें टोटल वर्तमान की बात करें तो 28 राज्य हैं। वो 28 राज्य अलग नहीं हो सकते जा सकते। कल ना तमिलनाडु ये कहे कि भाई मैं तो अलग देश बनाऊंगा, राजस्थान ये कहे हम तो पाकिस्तान में मिलेंगे, अलग जाएंगे, तो वो अखंड भारत है। वो अखंड भारत टूट नहीं सकता। ठीक है, अखंड भारत टूट नहीं सकता, टूटेगा नहीं वो। ठीक है, अखंड होना चाहिए भारत। ऐसा नहीं है कि आप सरकार नहीं आए और वो पाकिस्तान को किसी एक राज्य को पकड़ा दे कि भाई आप ले लो इसको। जम्मू कश्मीर के ऊपर विवाद चल रहा है, जम्मू कश्मीर को कोई सरकार आए, जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान को दे दे कि पाकिस्तान को आप ले लो, तो फिर वो अखंड कहाँ होगा? वो तो टूट गया, उससे तो खंड हो गया, वो तो खंडित हो चुका है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, तो इसलिए क्या करें, अखंडता। और इस अखंडता शब्द को कब जोड़ा है? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। एक्चुअल में जो 42वां संविधान संशोधन है, इसके द्वारा 3 शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, एक समाजवाद, एक पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष बोल सकते हैं, और एक अखंडता। और जो मैंने ट्रिक बना रखी है अपने मन में याद करने की, मैं इसको सपा पढ़ता हूँ, स्पा, SPA। ठीक है, स्पा वही मसाज वाला। तो स्पा, S फॉर समाजवाद, P फॉर पंथ निरपेक्षता, A फॉर अखंड। ये 3 शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़े गए थे। किसमें? प्रस्तावना में। तो आपसे पूछे कि क्या प्रस्तावना में आज तक संशोधन हुआ है, तो आप कहोगे निश्चित तौर पर हुआ है, जाहिर तौर पर हुआ है। कब हुआ है? 1976 में। कौन से नंबर का संशोधन था? आप कहोगे वो 42वें नंबर का संशोधन था। तो संविधान की प्रस्तावना में भी एक बार संशोधन हुआ है, जो कि 42वां संविधान संशोधन था, 1976 में हुआ। इंदिरा गांधी की सरकार थी उस समय, और उस समय भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें 3 नए शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से? समाजवाद, पंथ निरपेक्षता, अखंडता। ठीक है, ये 3 नए शब्द जोड़े गए थे। अभी तक केवल एक बार ही संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें सब जोड़े गए हैं, कहने का तात्पर्य उसमें संशोधन हुआ है। ये बात समझ में आई आपको? चलिए आगे पढ़ते। इसमें आगे क्या लिखा हुआ है? बंधुत्व बढ़ाने के लिए लिखा हुआ है, इसमें बंधुत्व बढ़ाने के लिए आगे लिखा है, हम ऐसे भारत की कल्पना करें जिसमें देखो क्या क्या है, एकता होनी चाहिए, अखंडता होनी चाहिए, बंधुत्व होना चाहिए। तो मैं छोटे छोटे जो शब्द इसमें आ रहे हैं ना, उनको डिफाइन करके आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। एक आ रहा है इसमें बंधुत्व। ठीक है, बंधुत्व मतलब भाईचारा, आपसी सौहार्द, सब लोग प्यार से रहें, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, इस प्रकार का कुछ, कि धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग का, हम कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, हमें भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना चाहिए। अच्छा, ये जो बंधुत्व जो शब्द है, जो भाईचारा जो शब्द है, एक जगह पे और है, वो आर्टिकल 51A में जो मूल कर्तव्य है, मूल कर्तव्य में भी ये लिखा हुआ है कि भारत देश के जो नागरिक हैं उनका ये मूल कर्तव्य है कि वो आपस में सौहार्द, आपसी प्रेम बना करके रहें, सभी सौहार्दपूर्वक प्रेम से रहें सारे के सारे लोग, और एक भाईचारे की भावना को बढ़ावा दें। तो जो शब्द मेन यहाँ है, और अगर उनका जिक्र किसी आर्टिकल में भी है तो मैं उस चीज का भी उल्लेख यहाँ पर साथ साथ करने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये बंधुत्व वाली बात भी इसमें लिखी हुई है। आगे लिखा हुआ है, बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा, ठीक है, एतद द्वारा 3 शब्द क्या करते हैं इस संविधान सभा में, कब? 26 नवंबर 1949 को क्या करते हैं संविधान सभा में, हम संविधान सभा में
अंगीकृत करते हैं, हम अधिनियमित करते हैं, और हम आत्मार्पित करते हैं। ये 3 शब्दों का उल्लेख है। क्वेश्चन का ट्रेंड बहुत चेंज हो चुका है आजकल, पता नहीं क्या पूछ ले, हो सकता है यही पूछ ले, आपको 3 ऑप्शन दे दे कि संविधान का जो पृष्ठ है, संविधान की प्रस्तावना वाला जो पृष्ठ है, उसको निम्न में से किस पशु के द्वारा अलंकृत नहीं किया गया। उसमें 3 ऑप्शन डाल देगा वो, हाथी, घोड़ा, बैल, शेर, और इनमें से 3 ऑप्शन रहेंगे, 4 में से एक बदल दे, वो नहीं है, वो पूछेगा इनमें से अलंकृत नहीं है, उसको डाल दे। हो सकता है वो पूछ ले कि निम्न में से किस शब्द का उल्लेख नहीं, एकता, अखंडता, समाजवाद, ठीक है, बंधुत्व, ये चारों ही हैं। हो सकता है ऑप्शन में कोई ऐसा डाल देगी जो नहीं हो इसमें। समझ में बात आ रही है आपको? ठीक है। तो इस डेट को हमने अंगीकृत किया है, संविधान को अपना अंग बनाया है, इस प्रस्तावना को संविधान का एक अंग बनाया है, और हमारी वर्तमान जीवन शैली में जो अब आगे हम जीवन जिएंगे 26 जनवरी 1949 के बाद में, इसको अंगीकृत करते हैं। हम इसके अनुसार हमारे देश का शासन होगा, नागरिक इसके अनुसार अपने देश के अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे, सब कुछ इसी के साथ अधीन, इसमें जो नियम दिए हुए हैं उनकी हम पालना करेंगे। आत्मार्पित, हम इसको समर्पित करते हैं अपने आप के लिए, आत्मार्पित करते हैं हम, ठीक है, अपने आप के लिए इसको हम अर्पित करते हैं। तो ये मुख्य बातें हमने जो पढ़ी अभी, किसके बारे में, समाज जो भारत संविधान की प्रस्तावना के बारे में, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। आप चाहे तो ये चीजें नोट कर सकते हो। अब इतना आपने जो पढ़ा प्रस्तावना के बारे में, अब एक बहुत महत्वपूर्ण एक प्रश्न उठता है। प्रश्न ये उठता है कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है? प्रश्न ये है आपके सामने, क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है? तो इससे जुड़ी हुई 2 केस मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। एक केस हुआ था बेरुवाड़ी, ठीक है, एक बेरुवाड़ी नाम का केस हुआ था, उसको मैं समझाने का प्रयास करता हूं। बेरुवाड़ी केस में क्या हुआ, 1960 में, ये 1960 का बेरुवाड़ी वाद 1960 में। अब कहोगे ये वाद क्या है? वाद का मतलब सुप्रीम कोर्ट में केस गया था। बेरुवाड़ी क्या है? बेरुवाड़ी जो पश्चिम बंगाल है वर्तमान में, पश्चिम बंगाल का एक जिला है जलपाईगुड़ी, और जलपाईगुड़ी का ये क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? जिसका नाम है बेरुवाड़ी। सबसे पहले आप ये बात क्लियर कीजिए, जब भारत पाकिस्तान और भारत जब ऐसे इस प्रकार से ये भारत का नक्शा है, यहाँ पाकिस्तान है, ये सारा पाकिस्तान है यहाँ। जब भारत पाकिस्तान एक था, ये बीच में ये बाउंड्री नहीं थी, भारत पाकिस्तान सारा अखंड भारत था, ठीक है। उस समय क्या हुआ था, जब अखंड भारत था, एक भारत था, उस समय क्या हुआ था, धीरे धीरे जैसे जैसे आज़ादी के हम लोग निकट आए, तो उस समय सांप्रदायिक दंगे या सांप्रदायिक दुर्भावना बढ़ने लगी, हिंदू मुस्लिम वाद ज़्यादा होने लगा। जिन्ना ने ये घोषणा कर दी कि हमें अलग राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान चाहिए। अब समस्या ये थी कि पाकिस्तान का निर्धारण कैसे करें, तो उन्होंने कहा भाई जहाँ मुस्लिमों की संख्या ज़्यादा है, जहाँ मुस्लिम बहुसंख्यक है, वो आप हमें दे दीजिए। तो जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये बंगाल है, ये बंगाल है, ठीक है, ये क्या है, बंगाल। इसको बोलते थे, ये पूरा बंगाल था एक्चुअली पहले, यहाँ से लेकर के पूरा, लेकिन अंग्रेजों ने इसको 2 हिस्सों में बांट दिया।
ये पश्चिमी बंगाल और ये पूर्वी बंगाल। ठीक है, ये पश्चिम बंगाल दो हिस्सों बांटे क्योंकि यहाँ हिंदू ज़्यादा थे, इस वाले हिस्से में हिंदू ज़्यादा थे, जो कि ये वाला हिस्सा है, जो ये वाला जो हिस्सा है इस वाले में हिंदू ज़्यादा थे, तो वो पूर्वी बंगाल हो गया। ये वाला पश्चिमी बंगाल, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिमों की आबादी ज़्यादा थी। बंगाल का विभाजन हो चुका पहले। अब यहाँ ये वाला एरिया ले लिया, ये जो एरिया था यहाँ ये एरिया ले लिया पाकिस्तान ने। समस्या यह है कि हम सीमा निर्धारण कैसे करें। सीमा निर्धारण की जब बात आई कि हम बॉर्डर कैसे बनाएं, तो बॉर्डर को लेकर के बहुत वाद विवाद हुए। तो इंग्लैंड से एक सर्वेक्षण करता थे जो कि ये बाउंड्रीज वगैरह के बारे में अध्ययन करते थे, जानकार आदमी थे, सर रेडक्लिफ को यहाँ बुलाया गया। उसको ये समझाया कि ये नक्शा है, ये भारत है, ये पाकिस्तान है, और इस तरीके से ये बॉर्डर बनाना है इन दोनों देशों के बीच में कि जहाँ हिंदुओं की आबादी ज़्यादा है वो तो भारत के हिस्से में जाए, जहाँ मुस्लिमों की आबादी ज़्यादा है वो पाकिस्तान के हिस्से में जाए। तो सर रेडक्लिफ ने एक रेखा बना दी यहाँ ऐसे कर करके, और इसको नाम दे दिया रेडक्लिफ रेखा। रेडक्लिफ रेखा, ठीक है। सारा माप उसने यहाँ भी दे दिया। तो ये वाला जो है ये तो हो गया अपना पाकिस्तान, ये पाकिस्तान है। और जो ये वाला जो बंगाल था, जहाँ अंग्रेजों ने अपने टाइम पे जो मुस्लिमों की आबादी ज़्यादा होने की वजह से इसको पूर्वी बंगाल नाम दिया था, तो इसको पाकिस्तान ने ले लिया। पाकिस्तान वाला ने कहा कि भाई अंग्रेजों ने तो खुद कहा है कि भाई जब पूर्वी बंगाल के अंदर ज़्यादा मुस्लिमों की आबादी है, तो पाकिस्तान वाला का ये हिस्सा भी हमें चाहिए, तो इसको नाम दिया गया पूर्वी पाकिस्तान। ठीक है, पूर्वी पाकिस्तान। अब ये पश्चिम बंगाल का जो हिस्सा है, इस वाले हिस्से की बात कर रहा हूँ। इसको मैं थोड़ा, ये आपको कहानी यहाँ से समझ आई, इसको मैं थोड़ा जूम करके बताता हूँ, और ढंग से थोड़ा बड़ा करके। मान के चलो ये वाला जो हिस्सा है ये पूरा बंगाल का है। इसमें जो ये वाला एक हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है, इसका नाम क्या है, बेरुवाड़ी। ये क्षेत्र है, जलपाईगुड़ी नाम का जो डिस्ट्रिक्ट है पश्चिम बंगाल के अंतर्गत, उस पश्चिम बंगाल के अंतर्गत जो जलपाईगुड़ी जिला है, उस जिले में बेरुवाड़ी एक क्षेत्र है। उस बेरुवाड़ी क्षेत्र का ये मामला था सारा। इस बेरुवाड़ी जो क्षेत्र है इसमें मुस्लिमों की आबादी ज्यादा थी। रेडक्लिफ ने कहा कि ये बेरुवाड़ी जो इलाका है वो भारत में चला जाएगा, लेकिन उसने मौखिक रूप से कहा, उसने लिखित में नहीं दिया। तो बाद में पाकिस्तान ने इस पर दावा करना शुरू कर दिया कि ये तो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है और इस क्षेत्र पे हम अपना कब्जा चाहते हैं, हमें चाहिए, क्योंकि ये तो मुस्लिम आबादी ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, तो पाकिस्तान वालों ने इस पर दावा ठोकना शुरू कर दिया। बाद में मामला इतना बढ़ता हुआ चला गया कि कुछ मीटिंग वगैरह हुई भारत पाकिस्तान के बीच में, लेकिन पाकिस्तान अभी भी इस बात को मानने को तैयार नहीं था। ठीक है, क्योंकि लिखित में वो हमारे फेवर में नहीं था, हम भी क्लियरली दावा नहीं कर सकते थे। मौखिक रूप से कहते हैं कि ये बेरुवाड़ी जो इलाका है भारत के हिस्से में जाएगा, लेकिन लिखित में नहीं दी ये बात। तो इस बात पे पंगा ज़्यादा हो गया, पाकिस्तान वालों ने दावा करना शुरू कर दिया कि बेरुवाड़ी क्षेत्र हमारा होना चाहिए। तो मजबूरन बस जब दबाव ज़्यादा बढ़ा, एक ये इंटरनेशनल मुद्दा बनता, युद्ध होता, ठीक है, तो नेहरू जी ने क्या काम किया, नेहरू जी ने ये वाला इलाका किसको दे दिया, ये वाला इलाका जो बेरुवाड़ी जो इलाका है वो दे दिया पाकिस्तान को, पाक को दे दिया। जब पाकिस्तान को दिया तो भारत के अंदर से आवाजें उठने लगी कि प्रस्तावना में ये लिखा हुआ है, जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना में ये लिखा हुआ है कि अखंड भारत होगा। ठीक है, आपने अखंड में आपने तो खंड कर दिए, आपने तो बेरुवाड़ी जो क्षेत्र था उसको पाकिस्तान को सौंप दिया। अखंड भारत कहाँ रहा? कहानी समझ में आ रही है जो हम समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अखंड भारत कहाँ रहा? दूसरा आर्टिकल जो 1 है उसमें लिखा हुआ है कि भारत एक राज्यों का संघ है, आर्टिकल 1 में।
कि भारत के अंदर बहुत सारे राज्य हैं, जैसे आज 28 राज्य हैं, तो भारत में क्या है 28 राज्य हैं। मैं आज के साथ बता रहा हूँ, वैसे उसमें लिखा हुआ है कि भारत राज्यों का संघ है, ठीक है। आर्टिकल 3 ये कह रहा है कि संसद अगर चाहे, कौन, संसद अगर चाहे तो किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकती है, किसी बाहरी राज्य से मिला सकती है, ठीक है। या जो अंदर का जो क्षेत्र है, हम उस क्षेत्र में किसी भी राज्य के 2 टुकड़े कर सकते हैं, कोई नया राज्य बना सकते हैं, उसकी सीमा परिवर्तन कर सकते हैं। तो जब आर्टिकल 3 में, ये आर्टिकल 3 का सहारा लिया गया है, यहाँ ये बात आई कि बेरोजगारी जब उसको दे दिया तो सीमा तो अब ऐसी नहीं, अब सीमा कैसी होगी, ये वाला इलाका जा चुका है पाकिस्तान के पास में, तो अपने पास इलाका कितना बचा, अपने पास ये इलाका बचा केवल, तो अपने पास इलाका कुछ ऐसा बच गया, सीमा परिवर्तन हुआ ये। तो उस समय बहुत, मसलन मैं थोड़ा इसको कट शॉर्ट करना चाह रहा हूँ अभी, ठीक है, क्योंकि जब हम ये पॉइंट पढ़ेंगे, जब उस समय इसको हम डीपली चर्चा कर लेंगे, तो उस समय बड़ी चर्चा हुई इस बात पे कि भाई क्या किया जाए। अब ये माना भाई, जब प्रस्ताव में लिखा हुआ है कि अखंड भारत, तो उस समय ये पूछा गया कि भाई अखंड भारत कहाँ है, आप तो इसकी सीमा में परिवर्तन कर रहे हो। संसद ये कर सकता है कि संसद किसी बाहरी हिस्से को मिला सकता है, लेकिन किसी को दे नहीं सकता। ये बात क्लियर हुई किसमें, आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग संसद किसी दूसरे देश की जमीन को ले सकता है, दे नहीं सकता, ठीक है। तो कुल मिलाकर के जब ज्यादा वाद विवाद हुआ तो इसमें प्रस्तावना को, बात हमारी ये थी कि क्या क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है। तो जब बेरुआरी वाला जो मामला आया उसमें ये कहा कि भाग नहीं है, भाग नहीं है, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। जो 1960 का जो बेरुआरी वाला मामला है उसमें ये कह रही भाई ये संविधान का भाग नहीं है, बात समझ आ गई। उसके बाद में कुछ समय पश्चात एक और नया मामला आया जिसको आप लोग भली भांति जानते होंगे, सब लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। उस केस का नाम था केशवानंद भारती। 1973 केरल राज्य के, ठीक है। केशवानंद भारती वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इस वाले केस में क्या कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, लेकिन इसमें मामला चेंज करना पड़ा सुप्रीम कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को भी मामला इसमें चेंज करना पड़ा, ठीक है। कैसे चेंज करना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट को अपना जो दिया हुआ निर्णय था उसमें भी बदलाव करना पड़ा इसमें। तो इस केशवानंद भारती वाले बाद में ये कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है,